प्राचीन भारत था भारत, मध्यकालीन भारत और अभी का भारत। भारत पे जब भी आक्रमण हुआ एक रास्ता फिक्स है उस पर, और रास्ता को पहले समझ लो कि आक्रमण कैसे हुआ, उसके बाद हम समझेंगे कि आखिर अरबों का आक्रमण क्या है, तुर्की आक्रमण क्या है और अफगानिस्तान यानी गजनी का आक्रमण क्या है। आक्रमण को समझने से पहले पूरा मैप को समझना होगा। तो यहाँ पे मैप यहाँ पे डाला गया है, ये है इंडिया का मैप। और इंडिया का एक पार्ट अगर हम देखेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ। इस एरिया को क्या बोलते हैं? नॉर्थ। इस एरिया को क्या बोलते हैं? वेस्ट। यानी भारत पे आक्रमण का सबसे अच्छा रास्ता कोई रहा है तो नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम, इसी एरिया से भारत पे हमेशा आक्रमण हुआ। सिकंदर का आक्रमण हो इसी रास्ते से लोग आए थे, कोई भी आक्रमण हो इसी रास्ते से आए थे। लेकिन जब मध्यकालीन भारत था, यानी हम कह सकते हैं कि भारत में राजपूतों का काल था, राजपूत लोग थे, भारत छोटे छोटे टुकड़ों में छोटे छोटे राज्य में टूट गया था। कोई अजमेर है तो कोई उज्जैन है तो कोई अलग अलग राज्य है, कोई अयोध्या है, ऐसे करके राज्य बटे हुए थे। भारत में कोई बड़ी शक्ति नहीं थी। बड़ी शक्ति का मतलब है जैसे एक समय अशोक था, अशोक एक बड़ा ताकत था। एक समय गुप्त वंश था, एक बड़ा ताकत। और आखिरी बड़ा ताकत था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन काल में भी कोई आक्रमण नहीं हुआ। जैसे हर्षवर्धन काल समाप्त हुआ, इधर से यहां पे हम मान के चले तो यहां पे अरबियन लोग रहते हैं, और यहां पे कौन है? टर्किश लोग हैं, तुर्की, यहां पे तुर्की लोग हैं। तो जो आक्रमण होना शुरू हुआ सबसे पहले अरब से लोग आए हैं, भारत आक्रमण किए हैं भारत पे, अरब से, मध्यकालीन भारत पे। अरब में कौन लोग रह रहे थे? अरब में जो लोग थे वो मुस्लिम लोग थे, इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग थे। इनके आक्रमण करने के पीछे कुछ कारण था, उस कारण को समझेंगे। आक्रमण जब किया, कहां कहां किया उसको समझेंगे, और उस आक्रमण का परिणाम क्या हुआ उस परिणाम को समझेंगे। तो तीन चीज यहां से क्वेश्चन बनेगा और तीनों चीज आपको कर लेना। यानी भारत पे जब भी आक्रमण हुआ कहां से हुआ है? नॉर्थ और वेस्ट, यानी उत्तर पश्चिम से ही भारत पे आक्रमण हुआ। अगर हम मॉडर्न इंडिया में चाइना के आक्रमण को छोड़ दें तो सारे आक्रमण यही हुए। यानी भारत का कमजोर रास्ता यही है। आज भी हम इसी जगह पे पाकिस्तान से परेशान है ना, इस रास्ते में आज पाकिस्तान से परेशान है। एक समय पाकिस्तान हमारा ही था। तो ये पहले रास्ता को समझ लिए हैं। अब आते हैं थोड़ा सा रास्ता को समझने के बाद से आक्रमण जो हुआ विदेशी आक्रमण उसमें। यानी भारत पे सबसे पहले हुआ अरब आक्रमण। आज अरब में कौन कौन देश दिखाई देते हैं आपको? सऊदी अरबिया दिखाई देता है, यूएई दिखाई देता है। यानी उस जगह की बात कर रहा हूं जहां सऊदी अरबिया है, वहां पे इस्लाम फला फूला। इस्लाम, वहां पे कबीले थे, कबीलों का शासन चलता था। तो कबीलाई अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए क्या चाहिए? धन चाहिए, पैसा चाहिए, रुपया चाहिए। और भारत एक संपन्न देश था, इसके पास काफी पैसा था, सोने की चिड़िया। तो चलो सोने की चिड़िया को लूटो और फिर वापस आ जाओ। और इसी में शुरुआत जब हुआ तो शुरुआत करने वाले व्यक्ति का नाम है मोहम्मद बिन कासिम। कौन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे? मोहम्मद बिन कासिम। देखिए ये व्यक्ति दिखाई दे रहा है, यही पहला आक्रमणकारी है इस्लामिक। ऐसे आक्रमण बहुत हुए हैं, सिकंदर भी किया है और भी लोग किए हैं, शक का हुआ, सिथियन का हुआ। हम मध्यकालीन भारत का बात कर रहे हैं कि पहला मुस्लिम आक्रमण करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? मोहम्मद बिन कासिम। और एक ऐसा व्यक्ति था, अरबी व्यक्ति था। देखिए यहाँ पे अरब के लोग आज भी इसी वेशभूषा में रहते हैं, इसी प्रकार से अरब के लोग दिखाई देते हैं। तो पहला व्यक्ति यही था जिसने आक्रमण किया। इसमें क्या क्या फैक्ट है, उन फैक्ट पे अगर हम बात करें तो ये तो आपको लिख गया, पहला प्रथम अरब मुस्लिम मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पे आक्रमण किया। अगर पूछा जाए तो पहला अरबी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। ये चीज हो जाएगा। फिर अगर आगे देखें, आक्रमण के समय सिंध का शासक दाहिर था। यहां पे थोड़ा मिस्टेक है, कौन था? दाहिर था। यानी जो आक्रमण हुआ है सबसे पहले सिंध के ऊपर हुआ। सिंध आज कहां पे है? पाकिस्तान में है। यानी हम अगर हिंदुस्तान की बात कर ले इस प्रकार से बात कर ले, इस एरिया में आपको मिलेगा, यहां पे कौन मिलेगा? सिंध मिलेगा, पंजाब के किनारे में। यानी जो आक्रमण हुआ सबसे पहले कहां पे हुआ? सिंध पे हुआ। और दाहिर क्या था? एक हिंदू शासक था, और इसका काम क्या था? लूटना। तो सबसे पहले इस्लामिक आक्रमण किस शासक के ऊपर हुआ? दाहिर के ऊपर। और दाहिर कहां का शासक था? सिंध का। आज जनगण मन गाते हैं, उसमें सिंध प्रांत आता है, ये उसी सिंध की बात कर रहे हैं कि यहां पे दाहिर शासक था। यानी मीर कासिम ने किस पे आक्रमण किया है? सिंध के राजा दाहिर के ऊपर किया। भारत में जजिया कर सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। जजिया कर, अगर कोई हिंदू तीर्थ जा रहा है
तो तीर्थ जाने के लिए गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। ये सबसे पहले लगाने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? मोहम्मद बिन कासिम। औरंगजेब तो बहुत बाद में लगाया और बीच में अकबर ने इसको खत्म भी कर दिया था, इसलिए अकबर को महान कहा जाता है। इन्होंने लगाया। अब देखिएगा कुछ बुक्स हैं जो इसके बारे में बताती है कि यहाँ पे क्या हुआ था। एक व्यक्ति है ब्रह्मगुप्त, उन्होंने एक किताब लिखा, इसको क्या बोलते हैं? ब्रह्म सिद्धांत एंड खंड खाद में अरबी अनुवाद भारतीय विद्वानों की सहायता से अल फाजरी ने किया था। ब्रह्म सिद्धांत अरबी नाम इल्म इल साहिब रखा गया। यानी इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? ब्रह्मगुप्त से, पुस्तक से मिलती है। एक ये चीज हो गया। खगोल साहित्य पर आधारित किताब उल जिज की रचना अल फाजरी ने की, मतलब इस समय एक किताब और लिखा गया था, खगोल शास्त्र पर आधारित है। यहां से भी हमें कुछ चीजें मिलती है। किताब एक और है क्या? फुतुल अल बलदान के लेखक बिलादुरी है, उसका भी जानकारी हमें यहां से मिलता है। यानी 3 पुस्तकों से हमें इस समय की जानकारी मिलती है। थोड़ा प्रकाश डाला गया। आपका काम क्या है? नोट्स में लिख लेना है कौन सी पुस्तक किसकी है और याद कर लेना। आज के समय में इन पुस्तक का ज्यादा वैल्यू नहीं है, इन पुस्तकों से प्रश्न नहीं पूछा जाता। आगे हमें 2 पुस्तक मिलेंगे, मैं बताऊंगा, उन पुस्तकों को आपको याद करना है। बस आपको यहाँ पे इस पेज में क्या याद करना है? इस पेज में पहला अरब मुस्लिम आक्रमणकारी कौन है? मीर कासिम। और किस पे आक्रमण किया? तो दाहिर के ऊपर किया। दाहिर कहां का शासक था? सिंध का शासक था। इतना ही आपको काम करना है। और ये सिंध एवं मुल्तान तक पहुंच पाया, इससे आगे नहीं पहुंच पाया। यानी आज जो पाकिस्तान में मुल्तान है और जो सिंध है वहां तक इसका आक्रमण रहा, इससे आगे नहीं पहुंचा। यानी शुरुआत तो थोड़ा सा हुआ ना, ये तो बता दिया कि हिंदुस्तान पे जा सकते हैं, हिंदुस्तान को लूट सकते हैं। किसने आंख खोला? मीर कासिम ने। यानी आप हिंदुस्तान को लूट सकते हो, इसने भारत आने का एक कमजोर रास्ता दिखा दिया। इसने इतिहास पढ़ा होगा, एंशिएंट में कैसे पहुंचा वहां के लोग, शक सिथियन, इसने इतिहास पढ़ा होगा। और उसी सबसे बड़ा चीज है कि ये आक्रमण क्यों कर रहे थे, आक्रमण करने का कारण क्या था। तो पहले मैं वो समझाऊंगा बढ़िया से कि आक्रमण क्यों कर रहे थे। तो देखिएगा इसके आगे अब अगर आइएगा, पूरा इंग्लिश में आपको मिल जाएगा सारा चीज, पीडीएफ आप ले लीजिएगा, ठीक है। अब मैंने बताया कि वहीं पे टर्किश साम्राज्य था, तुर्की लोग, अभी है ना तुर्क, वहां से फिर लोगों ने आक्रमण किया। यानी ये भी आक्रमण कहां से होगा? उत्तर पश्चिम के रास्ते से। तो जब तुर्की से आक्रमण हुआ तो तुर्की से आक्रमण करने वाला जो पहला व्यक्ति है ना, ये है, ये यहां पे नाम है, अभी मैं बताऊंगा ये कौन है, पढ़िएगा। यह अल्पगीन का दास एवं दामाद था। सुप्तगीन भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क शासक है। यहां पे एक डिटेल दिया हुआ, अल्पतगीन मोहम्मद, यह गजनी साम्राज्य, यामनी वंश, गजनी वंश का संस्थापक था। यानी तुर्क में कौन सा वंश था? गजनी। पूरा अफगानिस्तान वगैरह सब ले लीजिए, सब मिला करके कौन सा साम्राज्य था? गजनी। गजनी का संस्थापक अल्पतगीन था, लेकिन ये भारत की ओर नहीं बढ़ा। जब इसका दामाद का नाम क्या है? सुबुक्तगीन, इसने भारत पे आक्रमण किया। यानी पहला अरबी कौन हुआ? मीर कासिम। और पहला तुर्की कौन हुआ? ये भारत पे आक्रमण किया। लेकिन इन दोनों को बस इतना में ही खत्म कर देना है, इन दोनों को ज्यादा वैल्यू, इज्जत नहीं देना। ज्यादा पढ़ना किसको है? जहां से प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे ज्यादा अगर आपको पढ़ना है तो ये पढ़ना है आपको महमूद गजनवी। ये खतरनाक किस्म का व्यक्ति है। एक बार नहीं 17 बार भारत पे आक्रमण किया, 17 बार भारत को लूटा, और लूटा खसोटा ऐसा कि भारत को बर्बाद किया। देखिएगा सबसे पहले आखिर ये जो मोहम्मद गजनवी आप देख रहे हैं, इस व्यक्ति को आप देख रहे हैं, ये व्यक्ति भारत की तरफ क्यों आया? अब ये भी कहां का? ये भी गजनी का ही व्यक्ति है, उसी जगह से आया। तो इसके 3 कारण है इसको भारत आने के, समझिएगा। ये भारत आने का 3 कारण है। अगर मैं एक ट्रायंगल बना दूं ऐसे, इस ट्रायंगल से आप समझिएगा। मैंने एक ट्रायंगल लिया, इस ट्रायंगल पे मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं जी जी जी। इसके आने का कारण है 3G। आज हम लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? 5G। इसको उस समय 3G चाहिए था। अब बोलेगे दिव्या कि 3G सर, फोन नहीं है 3G। अब देखो समझाता हूं 3G क्या है। सबसे पहले तो इसको अपने गॉड का प्रचार करना था। यानी किसका प्रचार करना था? इस्लाम का प्रचार करना था, इस्लाम को दुनिया में बढ़ाना था। यह पहला मकसद था इसका। दूसरा जी का मतलब क्या है? इसको भारत आना था, और भारत सोने की चिड़िया थी, तो भारत से क्या लूटना था? भारत से इसको धन हासिल करना था, सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात ले जाना था। यह दूसरा मकसद था। तीसरा जी का मतलब होता है ग्लोरी,
क्या होता है? ग्लोरी यानी ख्याति, यानी प्रसिद्धि। इसको क्या चाहिए था? प्रसिद्धि, अपना नाम दुनिया में फैलाना। तो ये 3 मकसद से भारत आया। इसका नाम क्या है? महमूद गजनवी। 3 मकसद थे इसके पास। अभी तक तो उनके पास इस्लाम था और लूटना था, इसको अपना भी नाम बनाना था। तो मैंने क्या बोला, इसका नाम बहुत है। जब ये आएगा 17 बार आक्रमण करने वाला व्यक्ति है भारत पे, और इसका सबसे खतरनाक आक्रमण जो है सोमनाथ मंदिर के ऊपर है। मैं बताऊंगा सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण कब किया और इसका पहला आक्रमण कहां हुआ, वो चर्चा का विषय होगा और उस पर बात करेंगे। यार समझ में देखिएगा थोड़ा सा। तो ये था आपका मोहम्मद गजनवी। ये किसका पुत्र है? वही व्यक्ति जिसने पहला तुर्की जिसने भारत पे आक्रमण किया, यानी गजनी साम्राज्य का संस्थापक का दामाद का बेटा, यानी इसके नाना ने गजनी साम्राज्य को बनाया था, अल्पतगिन ने। और ये व्यक्ति ने 17 बार भारत पे आक्रमण किया। नाना ने नहीं किया, बाप ने किया। पहला तुर्की बना, फिर इसने किया। बाप से आगे निकल गया, बाप थोड़ा बहुत किया ना, बेटा तो गदर मचा दिया आकर के यहां पे। और आक्रमण इसका 1001 से लेकर 1027 के बीच में हुआ, यानी सन 1001 ईस्वी से लेकर के कब तक? 27 तक हुआ। और कितने बार आक्रमण किया है? 17 बार आक्रमण किया भारत पर। मुल्तान की उपाधि तुर्की शासकों ने प्रारंभ की थी। क्या उपाधि लेते थे? मुल्तान की उपाधि लिया इन्होंने। और यह उपाधि नगदाद के खलीफा ने प्रदान की थी। खलीफा मतलब मुस्लिम में, इस्लाम में जो धर्म गुरु होते थे ना, उन्हें खलीफा कहा जाता था। और आज भी खलीफा कहाँ रहते हैं? तुर्की में है खलीफा। तो ये खलीफा और मुल्तान की उपाधि लेने वाला पहला शासक महमूद गजनवी था। वो कौन सा शासक है जिसने सबसे पहले मुल्तान की उपाधि ली? गजनवी। और देने वाला का नाम क्या है? नगदाद का खलीफा। ये तो चलिए अलग बात हो गया। अब ये उपाधि लिया मतलब अपने आप को बता रहा है कि मुल्तान का सुल्तान है। आज हम लोग वीरेंद्र सहवाग को बोलते हैं मुल्तान का सुल्तान, क्योंकि वहां पे 300 रन बनाया था उसी मुल्तान में जाकर के। आगे देखिएगा इसको, मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के कारण मैंने आपको समझाया 3G। अब यहां पर विस्तार से कुछ लिखा हुआ है, अपने राज्य की सुरक्षा हेतु शाही वंश पर आक्रमण करना, अपना सुरक्षा भी करना है, राज्य विस्तार और शत्रुओं को पराजित करने के लिए धन की आपूर्ति चाहिए थी। अगर ये तुर्क है, ये तुर्की एरिया है, तो ये तुर्की में एक छोटा सा कबीला है, इसके दूसरे कबीले इस पर आक्रमण कर सकते हैं। अगर इसके पास धन होगा तो बड़ी सेना होगी, बड़ी सेना होगी तो आपस जो अगल बगल के जो राज्य हैं इसके, इसको क्या करेगा? कंट्रोल में रखेगा। तो धन भी चाहिए था और आपको इस्लाम का प्रचार भी करना था, है ना? यहाँ पे इस्लाम का प्रचार करना था, उसका जो मेन उद्देश्य यही था। ये 2 उद्देश्य से ये क्या हुआ? भारत की ओर रुख किया। इसको मालूम है कि मेरा बाप ने भारत गया तो धन लेकर आया। इसको मालूम है कि मीर कासिम भारत गया तो धन लेकर आया। भारत में खूब धन है तो कहां चलो? भारत चलो। ये इंपायर था इसका गजनी, ये इंपायर है इसका गजनी, देखिएगा। और यहां पे क्या है? ये भारत है। ये भारत की ओर आएगा और आक्रमण करेगा। तो मतलब ये जो एरिया है, सबसे पहले आज जो पाकिस्तान वाला एरिया है, ये पाकिस्तान वाले एरिया पे तो पहले आएगा ना, इस एरिया में तो पहले आएगा, तब तो फिर इधर एंटर करेगा, तब तो एंटर करेगा। इसका मकसद बिल्कुल नहीं था कि हम भारत को एक राज्य के रूप में बना दें और हम यहां पे शासन करिए, नहीं था। चलो लूटो और अपना घर बसाओ, उस घर को छोड़ के वापस आ जाओ, जो राजा उसको छोड़ दो, क्या करो? उसका धन लेकर के बस वापस आ जाओ। इस मकसद से व्यक्ति चला था। और जब चला यहां पे तो सबसे पहले पाकिस्तान वाले क्षेत्र में इसका आक्रमण होगा। देखिएगा अगले पेज में आपको मिलेगा पाकिस्तान वाला कौन सा क्षेत्र था जहां पे इसने सबसे पहले आक्रमण किया। आक्रमण के परिणाम आ गया पहले, देखिए यहां पे देखिएगा, परिणाम हम लास्ट में देखेंगे। ये जो आक्रमण किया है तो सबसे पहले यहां से आक्रमण शुरू हुआ है उसका। ये सब जगह पे देख लीजिए क्या क्या नाम है आक्रमण वाली जगह। यहां जहां पे 17 बार आक्रमण है, ये सारे चीजें हैं। और हम इसमें मेन चीजों को पढ़ लेंगे कि कहां पे आक्रमण किया। ये मेन चीजों को हम देखेंगे कहां पे आक्रमण किया है। और आपको एक होमवर्क देते हैं, इसमें आप डेट निकाल के आपको लिखना है कि किस साल कहां आक्रमण हुआ। मैंने अभी क्या बोला? 1001 से लेकर के 1027 तक कितने आक्रमण है? 17 आक्रमण। अब देखिएगा मोहम्मद गजनवी का पहला आक्रमण किसके खिलाफ हुआ है? तो वो है हिंदू शासक जयपाल सिंह है यहां पे नाम, ठीक है? जयपाल सिंह के विरुद्ध हुआ था। और जब ये लड़ाई हुई, इसको क्या बोलते हैं? वह हिंद की पहली लड़ाई। अब देखिएगा ये सब तो प्रश्न बनता है ना, उस समय आक्रमण कैसे होते थे? हाथी पे बैठकर, घोड़े पे बैठकर लोग आते थे और बीच में एक दर्रा है, वहां पे खैबल दर्रा, उस दर्रे को पार करके आते थे, उस दर्रे से आते थे और यहां पे आक्रमण करते थे। यानी पहला जो आक्रमण हुआ उसका,
आज जो आप मुल्तान देख रहे हैं, जो इस्लामाबाद पाकिस्तान वाला एरिया देख रहे हैं, वहां पे आक्रमण किया। वहां का राजा का नाम क्या था? जयपाल सिंह। यानी पहले हिंदू भी वहां पे रहते थे। जैसे जैसे आक्रमणकारी आ रहे हैं, आक्रमण कर रहे हैं, उनको हरा रहे हैं और लोगों को डरा धमका के क्या कर रहे हैं? धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। तो क्षेत्र धीरे धीरे क्या बनते जा रहा है? इस्लामिक। आज आप देख रहे हैं इस्लामिक क्षेत्र है पूरा पाकिस्तान। लेकिन एक समय पाकिस्तान क्या था? सनातनी था, सिंध का भाग था, वो भारत का भाग था। आज भारत का भाग नहीं है। धीरे धीरे क्या हुआ? वो क्या बनते गया? इस्लामिक बनते गया। इस आक्रमण ने भारत में उस क्षेत्र को धीरे धीरे इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया। इसका काम क्या था? इस्लाम का प्रचार करना, धन को लूटना। तो पहला इसका शिकार कौन बना है? जयपाल सिंह। अरे कामयाब क्यों हो रहे थे? क्योंकि मेरा राज्य, ये तुम्हारा राज्य, ये मेरा राज्य, ये उसका राज्य, फलना का राज्य, चिलना का राज्य। कोई बाहर से आएगा तो एक दूसरे का मदद नहीं करेंगे, तुम अकेले लड़ो। तो तुम बेटा हारेगा तो अगला के पास तो पहुंचेगा ना, तो फिर वो हारा। ऐसे करके भारत के जो टूट थी आपसी राजाओं की, राजपूत काल की, उस टूट ने क्या किया? समस्या पैदा कर दिया। और इसी लड़ाई को क्या बोला जाता है? वह हिंद की पहली लड़ाई। और वह हिंद की पहली लड़ाई में कौन लड़ा है? मोहम्मद गजनवी और जयपाल सिंह। कौन विजय हुआ? शर्म के मारे जयपाल सिंह ने आत्महत्या कर लिया। तो पूछ लिया जाएगा किस राजा ने शर्म के मारे आत्महत्या किया था? जयपाल सिंह ने, क्योंकि एक इस्लामिक राजा से हार गया था। अब वह हिंद की दूसरी लड़ाई अगर पूछ लिया जाए तो गजनवी और आनंद पाल के बीच हुई थी। तो मैंने यहां पे दो वह हिंद की लड़ाई आपको दिखा दिया, और दोनों लड़ाई में कौन भाग ले रहा है? गजनवी। और वह हिंद की लड़ाई बोलते हैं इसको, ठीक है। मोहम्मद गजनवी ने 1015, ये डेट याद रखिएगा, 1015 एडी में किस पे आक्रमण किया है? कश्मीर पर। लेकिन क्या हुआ? असफल रहा। यहां पे सफलता उसको बिल्कुल नहीं मिली। 1025 में मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर, ये बहुत जरूरी है, यहां से प्रश्न पूछता है, कब आक्रमण किया है? 1025। और आखिरी आक्रमण कब होगा? 1027। यानी आखिरी आक्रमण से 2 साल पहले सोमनाथ मंदिर को, वहां पे धन संपत्ति था, शिव जी का मंदिर था, लूटा और मंदिर को नष्ट भी किया। फिर बाद में मंदिर तैयार किया गया सोमनाथ मंदिर, ये यहां पे शिव मंदिर को नष्ट कर दिया। अपार धन संपदा की लूट की। इसको बड़ा शासन चाहिए था। एक चीज और याद रखिएगा, भारत में मौसम अच्छा, खेती भी होती थी, खाने पीने की चीज मिल जाते थे। उनके पास तो कुछ भी नहीं था, खेती भी नहीं था। तो धन होगा तब तो कहीं से सामान खरीद के जनता को खिलाएंगे, तब तो राजा कुछ काम करेगा, तब तो कबीलों का पेट भरेगा। तो ये निकलते थे अपना जुगाड़ में, चलो लूट लो, अपना पेट भरो, अपना सेना को मजबूत करो, यही जिंदगी था इनका। रुकेंगे नहीं यहाँ पे, ये आक्रमण करेंगे फिर अपने घर चले जाएंगे। मतलब नहीं होता लुटेरे लूट करके वापस चला जाना, ये उस टाइप के लुटेरे थे। तो लुटेरा कह सकते हैं ना इसको। तो ये लुटेरे थे और लुटेरे लूट के चले जाते हैं। जब इसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया तो प्रश्न बार बार पूछा है, उस समय ये जो सोमनाथ मंदिर कहां पे? गुजरात में है। और गुजरात का शासक कौन था? सोलंकी वंश का एक राजा था जिसका नाम क्या है? भीमदेव प्रथम। भीम प्रथम, याद रखिएगा। 1025 में सोमनाथ मंदिर पर जब आक्रमण हुआ गजनवी का, राजा कौन था? भीमदेव प्रथम। क्या था? आपस में फूट थी, कोई रोकने वाला है नहीं, आक्रमण कर रहे हैं, लूट के ले जा रहे हैं, मंदिर तक नष्ट कर दे रहे हैं। ये सब क्यों हो रहा है? आपसी फूट के कारण। ये सारी चीज यहां भी आपको दिया हुआ टोटल चीज आप देख सकते हैं। मोहम्मद गजनवी का भारत पर आक्रमण का उद्देश्य केवल लूटपाट एवं धन प्राप्ति था, मेन कारण है। वह भारत में स्थायी साम्राज्य स्थापित करने अथवा अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए भारत नहीं आया था। क्या गजनवी यहां पे बसा? नहीं, लूटपाट करना था, 3G ले जाना था, 3G पे यह काम किया। और इसका रिजल्ट क्या मिला? मैंने क्या बोला? परिणाम देखना है। तो परिणाम देखिए, उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन आ गया। अब हम उत्तर भारत बोल सकते हैं। उत्तर भारत क्या था? मान के चलिए अगर हम ऐसे देख रहे हैं उस समय का इंडिया, ये इंडिया देख रहे हैं, तो नॉर्थ और कौन सा? वेस्ट। इस एरिया में राजनीति में परिवर्तन आ गया, इस्लाम बढ़ने लगा, राजा कौन होने लगे? मुसलमान। तो यहां पे क्या हुआ? परिवर्तन इन क्षेत्रों में हो गया। ये चीज बता रहा और देखते चलिए, ये परिवर्तन हुआ। आप देख सकते हैं ये क्या चेंजिंग आ रहा है, पिक्चर बता रहा। हिंदू क्या बन रहे हैं? मुसलमान बन रहे हैं। और यहां अगर इस्लामिक राष्ट्र कहीं बनता है और कहीं सनातनी राष्ट्र था, दोनों में परिवर्तन होगा ना। रहना भी, बोलना भी, खाना भी, हर चीज में परिवर्तन हो जाएगा। तो यहां पे परिवर्तन हुआ मुस्लिम व्यापारियों के माध्यम से। अब क्या हुआ? इस जगह पे मुस्लिम व्यापारी आने लगे। मुस्लिम व्यापारियों के माध्यम से मध्य एवं पश्चिम एशिया के साथ भारतीय व्यापार में दृष्टि, या यहां भारतीय व्यापार में क्या हुई है? यहां पे वृद्धि हुई है। मुस्लिम व्यापारियों के साथ इस्लाम के प्रचारक भी भारत में आने लगे।
आते थे, इस्लाम का प्रचार कर रहे थे और इस्लाम बढ़ने लगा। लाहौर अरबी तथा फारसी साहित्य का केंद्र बन गया। लाहौर किसका केंद्र बन गया? अरबी का और फारसी साहित्य का। पहले संस्कृत का केंद्र था, एक समय बौद्ध धर्म का केंद्र था, बौद्ध धर्म की पढ़ाई होती थी, संस्कृत की पढ़ाई होती थी। अब किसकी पढ़ाई हो रही है? अरबी की और फारसी की। मुस्लिम राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो गया। आज है ना मुस्लिम राष्ट्र, यानी मुस्लिम राष्ट्र की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करने वाला मोहम्मद गजनवी है, जिसने लूटपाट किया। लूटपाट के बाद यहाँ पे व्यापार बढ़ा, व्यापार बढ़ने के बाद व्यापारी लोग आए और इस्लाम के बारे में बताने लगे, बहुत सारी चीजें होने लगी। तो ये कौन था आपका? मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी ने कितना आक्रमण किया? 17 कुल 17 बार आक्रमण मोहम्मद गजनवी ने किया। तो अभी हमने देखा मीर कासिम, मीर कासिम के बाद किसको देखा? हाँ, फिर उसके बेटे को देखा, किसको? मोहम्मद गजनवी को। तो इसमें सबसे मेन कौन अभी दिख रहा? मोहम्मद गजनवी। अरब आक्रमण, ये तुर्की आक्रमण है। दो प्रकार के आक्रमण हमने भारत पे देख लिया। अब देखिएगा गजनवी क्या करता था। यहां तो शासन बनाना नहीं था, सिंपल सा, जो भी क्षेत्र जीता अस्थायी रूप से यहां पे नहीं रहा, बार बार गजनी लौट जाता था और जो भी प्रदेश थे, राज्य और बीजी क्षेत्रों में कुछ अस्थायी बंदोबस्त करके चला जाता था कि हमको पैसा दो, ठीक है। गजनवी भारत से धन लूटकर मध्य एशिया में विशाल साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। मध्य एशिया जानते हैं ना, सेंट्रल एशिया, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, जो पूरा का पूरा कंट्री है उसी को मध्य एशिया बोलते हैं। गजनवी ने, देखिए यहाँ पे ये लाइन आपको एग्जाम के लिए जरूरी है, ये VVI लाइन है। गजनवी ने मथुरा के कई मंदिरों को तोड़ा। यह भारत का बेथलेहम कहा जाता है। बेथलेहम था एक व्यक्ति जो मंदिरों को तोड़ता था या पूजा पाठ की चीजों को तोड़ता था या जो भी चीज करता था, वैसा ही व्यक्ति भारत में कौन है? गजनवी, जिसने कई मंदिरों को तोड़ा। यानी क्वेश्चन पूछ देगा निम्न में से किसको बेथलेहम कहा जाता है, तो मोहम्मद गजनवी। बेथलेहम का मतलब क्या हुआ? मंदिरों को तोड़ने वाला, यानी मूर्तियों का भंजक। यहां पे लिखा हुआ होगा, देखिएगा। गजनवी को इतिहासकार क्या बोलते हैं? मूर्ति भंजक, बुतासिकन मूर्ति भंजक, इतिहास में लिखा गया। पूछा जाएगा मूर्ति भंजक के रूप में किससे जाना जाता है? यानी गजनवी आया, मंदिरों को तोड़ा, मूर्तियों को तोड़ा, इसी को बेथलेहम कहा जाता है और मूर्ति भंजक भी कहा जाता है। मतलब भारत जाओ, आपका मकसद क्या? धन लूटना, अपना नाम बढ़ाना और इस्लाम का प्रचार करना। अगर मंदिर रहेगा तो लोग तो उसी धर्म को मानेंगे। मंदिरों को तोड़ दो और लोगों को बोलो क्या अपनाओ? इस्लाम अपनाओ। डंडे के बल पे, भूख है आप, कुछ आपको खाने को दे करके उस बल पे हम आपको धर्म परिवर्तन करेंगे, इस्लाम का प्रचार करेंगे। यहाँ पे इस समय तो यही चल रहा था। आज अगर किसी को सब बात बोल दो तो शायद बुरा मान जाए, अब बुरा मान जाए, लेकिन हमें इतिहास पढ़ाना, हम क्या कर सकते हैं। अब यहां पे गजनवी में थोड़ा सा दो चीज और है। एक व्यक्ति आपको दिख रहे हैं, अल बरूनी। अल बरूनी बहुत बड़ा इतिहासकार है और ये किसके साथ आया था? ये आया था गजनवी के साथ। किसके साथ भारत आया था? गजनवी के साथ। देखिए मोहम्मद गजनवी के साथ क्या आया? ये भारत आया और इसने किताब लिखा। किताब का नाम है तहकीक-ए-हिंद। यहां से प्रश्न कई बार पूछा है, अल बरूनी का किताब का नाम क्या है? तहकीक-ए-हिंद की रचना की, और एक व्यक्ति ने और रचना की। तो अभी मैं इसका डिटेल बताऊंगा तहकीक-ए-हिंद की। ये मान के चलिए एक मानक पिक्चर ले लीजिए, किसका? अल बरूनी का, ठीक है। और एक व्यक्ति और है जिसका नाम है फिरदौसी। इन्होंने, ये फारसी के कवि थे, इन्होंने शहनामा महाकाव्य की रचना की। ये भी किसके समय के हैं? गजनवी के समय। तो दोनों का याद कर लेना है किसने किस किताब की रचना की, लेकिन दोनों किसके समय के हैं? अल बरूनी के समय के। लेकिन अब अल बरूनी का जो पुस्तक है बहुत ज्यादा फेमस है, तो इसके बारे में थोड़ा सा एक और मिलेगा आपको। देखिए, किताबे उल हिंद भी कहा जाता है इसको। तो किताबे उल हिंद में अगर हम बात करें अल बरूनी का, तो ये उसका एक राइटर है रजनीकांत शर्मा, इसका अनुवादक है, अनुवाद करके इन्होंने बनाया है। ये ऐसा ही आज के डेट में है। ये हम देख रहे हैं अल बरूनी इन इंडिया। टोटल 80 अध्याय हैं, चैप्टर। इसमें कितने चैप्टर हैं? 80 चैप्टर हैं। और लेखक कौन है? अल बरूनी। अब इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? एक व्यक्ति है एडवर्ड सी सचाऊ। ये याद कर लीजिएगा, किसने किया है? एडवर्ड सी सचाऊ ने अल बरूनी इंडिया एन अकाउंट ऑफ रिलीजन नाम से यह किताब का नाम दे दिया गया। और साथ में देखिएगा हिंदी अनुवाद किसने किया है? रजनीकांत शर्मा ने। ये दोनों किताब का ऊपर का फॉर्मेट है। ये इंग्लिश अनुवाद है, ये हिंदी अनुवाद है। इंग्लिश अनुवाद जिसने किया यहां पे नाम है, हिंदी अनुवाद जिसने किया यहां पे नाम है। यानी इस किताब के में इंडिया के बारे में उस समय का दिखाया गया था। इसलिए लोग जिज्ञासावश, जिसको अब हिंदी नहीं आता वो कैसे पढ़ेगा, तो लोगों तक पहुंचाने के लिए उसका
वर्जन को चेंज किया गया और बहुत सारी चीजें यहां पे की गई। अब किताबुल हिंद में क्या दिया गया और क्या नहीं दिया गया है, अगर पूछ लिया जाए कि भाई अलबुर्नी की किताब है उसमें किताबुल हिंद में क्या दिया गया है, तो आप देखिएगा सबसे पहले कि भारत के जलवायु के बारे में बताया गया कि भारत का क्लाइमेट कैसा है। हम तो यहाँ पे रह रहे हैं ना, हम देखते हैं अभी मौसम आ रहा है अब गर्मी का, फिर आ जाएगा बरसात, फिर आ जाएगा ठंडा, यानी भारत में मौसम घूम रहा। तो जलवायु के बारे में इन्होंने बताया है, ठीक है, इन्होंने जलवायु के बारे में बताया है, प्राकृतिक स्थिति बताया है, कैसा है भारत वो बताया है, मुद्रा प्रणाली को बताया है, यहाँ का जो पैसा इकोनॉमिक सिस्टम है क्या चलता था, अभी रुपया चलता है ना, उसी प्रकार से बताया। माप तौल वजन कैसे किया जाता है, भारतीय समाज के रीति रिवाज, कस्टम्स, रिचुअल्स। आज हम लोग शादियों में गीत गाते हैं, हल्दी सेरेमनी करते हैं, मेहंदी लगाते हैं, सब करते हैं ना, तो जितने कस्टम्स है सब इसमें बताया गया, त्यौहार बताया गया, दुर्गा पूजा है, ये सारी चीजें, उत्सव, खान पान क्या है, कैसे कपड़े पहनते हैं, वर्ण व्यवस्था, आज जाति व्यवस्था उस समय वर्ण व्यवस्था थी, वो क्या था, वेदांत के बारे में, दर्शन, पुराण, शास्त्र, धर्म आदि के बारे में विस्तृत चर्चा है। लेकिन चर्चा किसका नहीं किया है, तो उन्होंने भारत की राजनीतिक स्थिति की चर्चा नहीं की, यानी पॉलिटिकल बारे में कोई भी जानकारी इस किताब में नहीं मिलता, बाकी सारी जानकारियां हैं। इतना है आपका गजनवी से। तो मतलब ये क्या है, आक्रमण कर रहे हैं, आक्रमण कर रहे हैं तो उनके साथ एक राइटर आ रहा है, वो भी लिख दे रहा है कि क्या क्या वहां था। तो हम अगर मध्यकालीन भारत के बारे में जानना चाहें कि कैसी स्थिति थी समाज की, इस किताब में हम देख सकते हैं। ये था, तो यहां तक रुका नहीं कारवां, कारवां आगे बढ़ेगा। मान के चलिए अभी तो कारवां अगर रुक जाए तो फिर तो दिल्ली साम्राज्य बनेगा ही नहीं, और दिल्ली साम्राज्य खत्म होने के बाद फिर तो बाबर का साम्राज्य बनेगा ही नहीं, तो कोई और लुटेरा आएगा। तो इसमें अगर आगे बढ़ेंगे तो एक लुटेरा और दिखेगा जिसका नाम है मोहम्मद गौरी, और ये व्यक्ति के कारण ये भी आया है 3G के लिए, लूटेगा, ग्लोरी करेगा और इस्लाम का प्रचार करेगा। इसका भी 3 ही मकसद है। लेकिन इसके बाद के लोग यहाँ पे क्या करेंगे, राज्य स्थापित कर देंगे। तो देखिएगा ये है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी का एक प्रतीकात्मक चित्र यहाँ पे, ये व्यक्ति है। अब मोहम्मद गौरी गजनी वंश, जो इसका वंश था गजनी, जो वंश पहले था 1000 BC में, अभी हम आ गए 1100 में, उसके 1000 साल बाद उसका साम्राज्य पतन हो गया गजनवी का, उसके जो खानदान के लोग थे धीरे खत्म हो गए। अब किसका वहां पे साम्राज्य बना है, किसका कबीला आगे आ गया, मोहम्मद गौरी का। इसकी स्थिति मजबूत हुई। मोहम्मद गौरी इस कबीले का शासक था गजनी वंश के पतन के बाद, उसी जगह पे, वही सी गजनी वाले एरिया में, ठीक है, ये बना। मोहम्मद गौरी शांतवानी वंश का था। मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य मुस्लिम राज्य की स्थापना थी। पैसा तो लुटना था ही, लेकिन मुस्लिम राज्य की स्थापना थी। इसके बाद भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना हो जाएगी। मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में हुआ। यहां से ये डेट आपको याद रखना है। उधर उसका पहला आक्रमण मैंने बता दिया गजनवी का, ये 1175 ईस्वी ये पहला आक्रमण हुआ। लेकिन क्या हुआ, बुरी तरह से हारा है, ये पराजित हुआ। अब ये जानना है कि इसका पहला आक्रमण हुआ कहां, तो आगे के लाइन में लिखा होगा गुजरात में आक्रमण में गुजरात शासक भीमदेव ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से पराजित किया। यहां पे देखिए, उससे पहले भी एक आक्रमण हुआ था, ठीक है, ये थोड़ा डेट मिस्टेक है यहां पे, ठीक है। ये गुजरात शासक ने जो पहला आक्रमण हुआ कहां पे किया था, गुजरात पे, और गुजरात में शासक है भीमदेव द्वितीय, और वहां पे कौन मिला था, भीमदेव प्रथम। देखिए दोनों नाम याद रखना, गजनवी के समय 1 और गौरी के समय 2, यानी उसी का कोई वंशज होगा जिसने उसके प्रताप को देखते हुए अपने आप को भीमदेव द्वितीय बता दिया। इसके समय आक्रमण हुआ तो भीमदेव द्वितीय ने इसको बुरी तरह से पराजित किया, यह हार करके वापस चला गया। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति था ना, अपनी हार से हमेशा सीखता था, क्यों हारे ये सोचता था, और अगली बार उससे मजबूत सेना लेकर फिर हमला करता था। उसका एग्जाम्पल है तराइन का युद्ध। अगर इसका सबसे बड़ा चीज अगर कुछ पढ़ना है इसमें, तो क्या पढ़ना है, तराइन का युद्ध पढ़ना है। उस तराइन के युद्ध को आप समझिएगा। यहां पे देखिएगा एक पिक्चर है, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, 2 वार, और चंदवार का युद्ध। ये 3 वार किससे जुड़ा हुआ है, मोहम्मद गौरी से। तो मोहम्मद गौरी से जो 3 वार जुड़ा हुआ है, यहां पे एक पिक्चर आप देख रहे होंगे, ये पिक्चर है पृथ्वीराज चौहान की। और पृथ्वीराज चौहान वंशज के, चौहान वंशज के, इनका नाम है पृथ्वीराज चौहान थर्ड। क्या नाम है, तृतीय। अगर क्वेश्चन आएगा तो तृतीय याद रखना है, वहां दे देगा 1 2 3 4, इनका नाम क्या है, तृतीय। इनके साथ भिड़ंत होगा किसका, गौरी का, और भिड़ंत होगा तो बहुत कहानियां हैं इसमें, उन कहानियों पे हम चर्चा बाद में करेंगे। उनका एक प्रतीकात्मक चित्र है यहाँ पे,
युद्ध का यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ, कैसे युद्ध हुआ। यहाँ पे एक दिख रहा है पृथ्वीराज चौहान को घोड़े के ऊपर युद्ध करते हुए। एक महान प्रतापी राजा जो अजमेर का शासक था और दिल्ली का शासक था। किसका शासक था? दिल्ली का, यानी इंडिया का सबसे मजबूत शासक। और इस समय फिर आपसी लड़ाई, आपसे मेरी लड़ाई है, उनसे उनकी लड़ाई है। कोई हमला करेगा हम मदद नहीं करेंगे। ये आन बान का आदमी था। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध हुआ 1191। ये डेट आपको याद रखना। अब इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजय हो गए और मोहम्मद गौरी वहां पे हार गया। इसने मोहम्मद गौरी को उस बैटल ग्राउंड में जिंदा छोड़ दिया, जाओ वापस चले जाओ, गजनी चले जाओ। अगर वो लोग होता तो सर कलम कर देता, छोड़ता नहीं। यानी ओवर कॉन्फिडेंस। आप मजबूत शासक थे, आप बहुत ताकतवर शासक थे, आपने गौरी को हरा दिया, लेकिन आपने ओवर कॉन्फिडेंस में क्या किया? उसको जिंदा भेज दिया, जाओ। वो घर गया, अगली बार तैयारी में लग गया, साल भर तैयारी किया और पहले के बजाय जितना सेना था उससे ज्यादा सेना के साथ फिर आप पे हमला करने आया और फिर आप उसी तराइन के मैदान में भेंट हुए और दोनों के बीच में लड़ाई हुई। और उसने एक चीज देख लिया था कि जो पृथ्वीराज चौहान की सेना है ना, दिन में किसी को युद्ध नहीं जीतने देगा। और पहले के युद्ध कैसे होता था? दिन में हुआ करता था। और इस बार इसने तराइन के द्वितीय युद्ध में, बैटल ऑफ तराइन सेकेंड में, इसने रात के अंधेरे में हमला किया जब सारे लोग सो रहे थे और धोखे से इसको हरा दिया। यानी मतलब एक शासक जिसको प्रजा का ध्यान रखना है वो धोखा का भी इस्तेमाल कर सकता है। पृथ्वीराज चौहान ओवर कॉन्फिडेंस में थे कि आया है फिर इसको मारेंगे। एक बार तुम आया तो तुम लोग को क्या किए? धो धो के मारे, जिंदा भेज दिए, जा घर जाओ, वापस जाओ। इस बार फिर लोग को मारेंगे, लेकिन तुम सो रहे हो, सोते हुए तुम पे हमला कर दिया रात में। और पृथ्वीराज चौहान को क्या किया है? गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके गजनी भेज दिया, इसको जाओ गजनी ले जाओ और इसको करना, इसको गजनी में। गजनी में पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी गई। मतलब हमारे राजा ओवर कॉन्फिडेंस थे, मूंछ पे ताव दे देंगे, किसी को हराने का ताकत है, लेकिन ये नहीं लगाएंगे। आपने क्यों जाने दिया उसको? पृथ्वीराज चौहान की गलती से भारत में इस्लामिक स्टेट की स्थापना हुई है, ये मान लीजिए। अगर मोहम्मद गौरी को शुरुआत में ही मार दिया जाता तो भारत में ना दिल्ली सल्तनत होता, ना भारत में बाबर होता, और भारत में इस तरह की व्यवस्था, कुव्यवस्था कभी नहीं आती। और भारत जो पिछड़ा हुआ है यूरोप से, इस समय में इनके आने से पहले भारत साइंस में भी आगे था, भारत पैसों में भी आगे था। लेकिन जब इस्लामिक स्टेट की स्थापना हुई, दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, उसके बाद मुगल ने लंबे समय तक कायम हुए, इन्होंने साइंस पे काम करना छोड़ दिया। इसीलिए भारत आज पीछे है यूरोप से। अगर नहीं होता था भारत बहुत आगे होता। भारत को क्या बोला जाए? विश्व गुरु। आज हम बनना चाहते हैं ना, इससे पहले हम विश्व गुरु थे। लोग हमारी बातों को मानते थे, हमारी तूती बोलती थी, लेकिन आपसी मतभेद और ओवर कॉन्फिडेंस ने भारत को पीछे ढकला। तो यह था कौन सा युद्ध? 2, यानी तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और गौरी, तराइन का द्वितीय युद्ध दोनों के बीच में, और यह हुआ। अब पृथ्वीराज चौहान का डिस्प्यूट उसके बगल के राज्य से था, बगल के राज्य में डिस्प्यूट था, जो उसका ससुर था, ससुर से डिस्प्यूट था, क्योंकि उन्होंने उनकी पुत्री का हरण करके उससे विवाह कर लिया था संयोजिता के साथ। तो बहुत सारी चीजें हैं। चंदवार का युद्ध है, यहां पे आप देखिएगा। जयचंद, इनके ससुर का नाम क्या था? जयचंद। जयचंद के साथ डिस्प्यूट था, जयचंद ने भी सपोर्ट नहीं किया, उल्टा मिलकर हरवाने का काम किया। तो ये तो आया है लुटने ही ना, इस्लाम का प्रचार करने। आज हिंदू शासक से मदद ले लेगा। इसका मोटिव क्या है? इसका मोटिव है हिंदू विनाश करके इस्लाम को अपनाओ। पृथ्वी को हराएगा तो कल तो तुम्हारा बारी है ना। तो अगला युद्ध होगा चंदवार का युद्ध। अब किसके बीच में होगा? पृथ्वीराज चौहान के ससुर और गौरी के बीच में। वही व्यक्ति जिसने इसका साथ दिया उसको भी नहीं छोड़ेगा। तो 91, 92, एक साल बीच कर दो, 94, 91, 92, 94, 94 में यहां पे युद्ध हुआ और 94 में बैटल ऑफ चंदवार कहते हैं। गौरी और जयचंद, जयचंद की हार हो जाएगी, जयचंद की हार हो जाएगी और यहां से रास्ता खुल गया। अब दिल्ली हार गए। ये कनौज का शासक था। कहां का शासक था? कनौज का। कनौज हार गए, अजमेर हार गए, तो रास्ता हमने किसका दे दिया? भारत का रास्ता हमने आपको दे दिया, जाओ भारत पे कब्जा कर लो। हमारी डिस्प्यूट, हमारी फूट ने पूरे का पूरे भारत को क्या किया? खराब कर दिया। अब यहां से चंदवार का युद्ध 94 में हुआ और जयचंद की पराजय हुई और भारत में इस्लामिक राज्य का स्थापना होना शुरू हुआ।
अब देखिए, मोहम्मद गौरी एंड फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। मोहम्मद गौरी ने जितने भी प्रदेश भारत में जीते, सारे प्रदेश को अपने एक दास को दे दिया। उनके दास का नाम क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करेगा ना, इसके बिहाफ में वहां पे शासन करेगा। और ये व्यक्ति कहां चला जाएगा? वापस गजनवी। वापस जाने पे दो कहानियां हैं। एक कहानियों में पृथ्वीराज चौहान ने इसकी हत्या वहां पे कर दी, शब्द भेदी बांध का प्रयोग करके। और उनके साथ, पृथ्वीराज चौहान के साथ जो व्यक्ति था उसका नाम था चंद्रबरदाई, उनका राजकवि था। ये सब लिख लेना है। और उन्होंने एक गान किया, एक पाठ पढ़ा, उसी के आधार पर उसने तीर चलाया और सीधे गले में मार दिया, उसमें हत्या हुई। एक कहानी के अनुसार खोखर जनजाति के लोगों ने इसकी हत्या कर दी रास्ते में। मतलब ये भी मरा, लेकिन जाने से पहले किसको बैठा दिया दिल्ली में, यानी भारत में किसको बैठा दिया? कुतुबुद्दीन ऐबक को। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजधानी दिल्ली नहीं बनाया, लाहौर बनाया। और लाहौर से ही दिल्ली को ये लेकर के काम करने लगा। तो मोहम्मद गौरी भारत में मुस्लिम साम्राज्य का क्या है? वास्तविक संस्थापक। मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन है? मोहम्मद गौरी। यहां पे गजनवी नहीं है, गजनवी तो लूट के चला जाता था। इसने अपना एक दास बैठा दिया। मोहम्मद गौरी ने भारत में गोमल दर्रे पार करके भारत आया था। मैंने बोला गोमल दर्रा, दर्रा पानी का पैसेज होता है, किनारा होता, उसके तहत भारत आया था। कनौज विजय के पश्चात मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर, अब मोहम्मद गौरी जब यहां पे था ना, तो यहां पे अगर कब्जा कर लिया तो अपना सिक्का चलाएगा ना, उसके सिक्कों पे देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी। जैसे क्वाइन था, देवी लक्ष्मी की आकृति थी। मोहम्मद गौरी का नाम मोहम्मद बिन साम अंकित था, यानी एक साइड अपना नाम लिखा मोहम्मद बिन साम और दूसरी तरफ क्या किया? लक्ष्मी की आकृति कर दी। अब देखिएगा, मोहम्मद गौरी के सेनापति का नाम क्या था? बख्तियार खिलजी। यही है बख्तियार खिलजी जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। यहां से एक प्रश्न और आ सकता है कि बख्तियार खिलजी किसका सेनापति था? मोहम्मद गौरी का। इसने किस यूनिवर्सिटी को बर्बाद कर दिया? नालंदा विश्वविद्यालय को। और 1206 में खोखरों ने मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी। दो कहानियां हैं यहाँ पे। अब हत्या को लेकर के प्रश्न नहीं पूछता, क्योंकि दो कहानियां यहाँ पे। अगर पूछेगा भी तो इसके बारे में लिख देना है। कौन सा? खोखर 1206। 91, 92, 94 के बाद 6 साल उधर और 6 साल इधर, यानी 12 साल ही तो जिया, लेकिन वापस चला गया था। अब भारत में नहीं था, भारत में कौन था? इसका गुलाम था। इस प्रकार से भारत में विदेशी आक्रमण हुआ। विदेशी आक्रमण ने बहुत कुछ किया। तुर्की आक्रमण के विरुद्ध राजपूत राजाओं के हार के कारण, ये भारतीय राजा हार क्यों गए? क्या हमारी सेना इतनी कमजोर थी? क्या हम इतने कमजोर थे? क्या हमारे पास योद्धा नहीं थे? सब थे। आपसी फूट, यही बोलना है। क्या था? आपसी फूट। कुछ पॉइंट है, अनेक राज्यों में विभाजित था, है ना फूट। यहां के स्टेट कैसे थे? अनेक राज्य में विभाजित थे। यहां पे देखिए, विभाजित थे। राजनीतिक एकता में कमी थी। केंद्रीय शक्ति नहीं थी। जब अशोक था, एक केंद्रीय शक्ति थी। जब गुप्त वंश के शासक थे, एक केंद्रीय शक्ति थी। जब हर्षवर्धन था, केंद्रीय शक्ति थी। आज भारत में केंद्रीय शक्ति है। सेंटर में एक व्यक्ति बैठा हुआ। ये नहीं है कि मध्य प्रदेश को अलग लड़ना है, ये नहीं है कि झारखंड अलग लड़ेगा किसी से, ये नहीं है कि गुजरात अलग लड़ेगा। आज कौन लड़ता है? आज भारत लड़ेगा। आज पाकिस्तान हमला करे तो कौन लड़ेगा? भारत लड़ेगा। अगर सिर्फ ये रहे कि कश्मीर को लड़ना है तो पाकिस्तान तो उस पर चढ़ाई कर देगा। ये रहे कि सिर्फ पंजाब को लड़ना तो चढ़ाई कर देगा। पहले तो हम वही गधावला काम कर रहे थे, तभी तो आप पे आक्रमण हुआ, तभी तो आप पे चढ़ाई हुआ। वरना पे चढ़ाई होता? कभी चढ़ाई नहीं होता। इस कारण से यहाँ पे चढ़ाई हुआ। राजपूत राजा को लगता था कि वही श्रेष्ठ है, मेरा बगल वाला राजा श्रेष्ठ नहीं है। श्रेष्ठता की लड़ाई थी। और कई सारी चीजें, इसको बस देख लीजिएगा, वही चीजों को लिखा हुआ है, सारी चीजों को लिखा हुआ है और कुछ नहीं है इसमें। इस प्रकार से अब यहां पे प्रधान जो हो गया ना, इसको क्या करना है? प्रभाव। क्या होगा यहां पे? प्रभाव, इफेक्ट। कोई आएगा, पहला मैंने क्या बोला? क्यों आया? आया तो क्या क्या किया, कौन कौन आया और उसका इफेक्ट क्या पड़ा? तो पहला इफेक्ट, मुस्लिम राज्य की स्थापना। आज अफगानिस्तान में मुस्लिम राज्य है। आज इस्लाम भारत में भी तो पूरा था। अगर बात करें औरंगजेब क्या था? इस्लामिक राष्ट्र था ना। दिल्ली सल्तनत क्या था? इस्लामिक राष्ट्र था ना। तो ये हुआ, सामंतवाद का हास होने लगा और शक्ति केंद्र के राजा बन गया। संसार के काफी देश के साथ व्यापार बढ़ा, उधर से लोग व्यापारी आ रहे थे। मुस्लिम समाज में भेदभाव नहीं था, अतः राजपूतों के बाद समाज में भेदभाव की कमी आई। अब भेदभाव समाप्त हो रहा था भारत से। 12वीं शताब्दी में चरखा ईरान से भारत आया एवं कपड़े का उत्पादन को बढ़ावा मिला। अब ईरान से चरखा आया और हमने क्या किया? कपड़े बनाने लगे। स्थापत्य कला में परिवर्तन आने लगा। मतलब जो बिल्डिंग्स बना रहे थे, हमारा शैली अलग था। अब अरबियन शैली और भारतीय शैली क्या हुई? मिक्स हो गई। अब ऐसे बनने लगा।
दिल्ली में सल्तनत की स्थापना से शहरी अर्थव्यवस्था का विस्तार हुआ। दिल्ली में सल्तनत बन गया, शहरी अर्थव्यवस्था आ गई, व्यापार वाणिज्य में वृद्धि हुई, बड़ी संख्या में हिंदुओं को मुसलमान बनाया गया। ये पूरा का पूरा इतिहास है, ये प्रभाव है। इस प्रभाव को अगर आप याद कर लीजिएगा तो आपका काम आराम से हो जाएगा। इतना है, अभी थैंक यू नहीं करेंगे, रुक जाइए, थोड़ा सा यहां देख लीजिए। मैप पे आते हैं, जो गजनी की हम बात कर रहे थे, गजनी का एक बहुत अच्छा प्यारा सा मैप है यहाँ पे। अभी वो मैप मैंने आपको दिखाया नहीं है। कितना पेज है, इसलिए टाइम लग रहा है ना। हम लोग कितना पेज पढ़ लिए? देखिए, ये है गजनी, यहां से आया था व्यक्ति, ये है ना गजनी। इस मैप से देखिए कैसे लोग आया, कैसे लोग तोड़ा। मथुरा भी गया, ग्वालियर भी गया, इधर भी आया, सोमनाथ मंदिर को 1025 में लूटा। गजनवी वाला है ना सारा, देख रहे हैं। ये कश्मीर 1015, पूरा मैप में आपका एक एक चीज है। पेशावर, पेशावर का शासक वही था जयपाल सिंह, यहाँ पे दिख रहा ना। उस पर आक्रमण किया, उसको हराया और धीरे धीरे पूरे भारत में फैला। तो इधर यही रास्ता था हमला करने का। यहाँ आया इस रास्ते से, यहाँ आया इस रास्ते से, देखिए सब रास्ता दिया हुआ, किस किस रास्ते से हमला हुआ भारत पे। और पूरे भारत में धीरे धीरे इधर शुरुआत इधर से हुई, इस जगह से, और दिल्ली सल्तनत स्थापना होने के बाद धीरे धीरे ये पूरे भारत में क्या हुए, पूरे भारत में धीरे धीरे ये फैल गए। ये हो गया भारत में इस्लामिक स्टेट की स्थापना। लगभग यहां तक इस्लामिक स्टेट की स्थापना हुई। और इस इस्लामिक स्टेट में हिंदुओं का जीना मुहाल कर दिया गया। कन्वर्ट करो खुद को इस्लाम में। तो कहा जाता है भारत में अधिकांश मुसलमान क्या है, कन्वर्टेड है। इतने लोग तो आए नहीं थे गजनी से ना, जितनी जनसंख्या है। यानी ये वही मुसलमान हैं जिनके पूर्वज पैसों की लालच में या डर की भावना से या किसी और जिज्ञासा से इन्होंने अपने धर्म को क्या किया, कन्वर्ट कर लिया। और आज भारत में ये सारी चीजें हो रही है। ये है आपका विदेशी आक्रमण। तो विदेशी आक्रमण में मेनली आपको क्या देखना है, मेनली आपको देखना है कि कौन कौन। तो मोहम्मद बिन कासिम को याद कर लीजिए, उसके बाद अल्तगिन और उसका बेटा सुप्तगिन, और उसका बेटा कौन है, वहां बेटा नहीं था वो दामाद, और उसका बेटा कौन है, मोहम्मद गजनवी, और मोहम्मद गजनवी के बाद कौन है, गौरी। इतना याद कर लेंगे आपका विदेशी आक्रमण हो जाएगा। इस अगला चैप्टर में हमारा क्या रहेगा, जो मोहम्मद गौरी ने जो अपना दास छोड़ा, उसका नाम क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक एक सल्तनत बनाएगा जिसका नाम पड़ेगा दिल्ली सल्तनत, और उसके वंश का नाम होगा गुलाम वंश। तो हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे गुलाम वंश। गुलाम वंश में कौन कौन से शासक थे, जैसे आप गुलाम वंश में आप पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में सबसे पहले, आप उसमें पढ़ेंगे इल्तुतमिश के बारे में। अब यहां से भारत में स्थापत्य कला का विकास होगा, कुतुब मीनार बनेगा, कोई कुतुब मीनार बनाएगा, कोई उसको बिल्डिंग को पूरा काम कराएगा, आप उसमें पढ़ेंगे रजिया सुल्तान को। तो ये सारे चीज इसमें पढ़ेंगे। ये चीज के बाद हम इसका भी आपका टेस्ट लेंगे, ठीक है, हम देते जाएंगे। इसको घर में नोट्स बनाइए और इसका हम टेस्ट लेंगे फिर, ठीक है। चलो आज इतना ही।